हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर क्लासेस। मैं आपका फैसल सर सेमीकंडक्टर का लेक्चर 2 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है बेटा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं। हम इसको कहते हैं इट्स ए प्योर सेमीकंडक्टर। इट्स ए प्योर सेमीकंडक्टर। तो बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था कि हम जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उसमें से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि सेमीकंडक्टर का बिहेवियर दिखाते हैं, जिनकी एनर्जी बैंड गैप इस तरह से लाइक करती है कि वो क्या बिहेवियर दिखाते हैं बच्चा? सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर दिखाते हैं। राइट बेटा, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो सिलिकॉन होगा और जो दूसरा एलिमेंट है बच्चा वो जर्मेनियम का होगा। राइट, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ही ग्रुप में लाइक करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, सिर्फ एनर्जी की डिफरेंस रहती है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। राइट, तो बेटा देखिए, जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर है 14 और जो जर्मेनियम है इसका एटॉमिक नंबर है 32। दोनों बिहेव करते हैं एज सेमीकंडक्टर्स, और इसका मतलब इनके पास जो एनर्जी बैंड गैप है वो लाई करती है इन द रेंज ऑफ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है एनर्जी बैंड थ्योरी में। देखिए बेटा, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 284। और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइक करते हैं किस वाले बैंड में? इस वाले बैंड को हम बोलते थे, ये लाइक करते हैं वैलेंस शेल में। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के, ये लाइक करेंगे वैलेंस शेल में। इसी तरह से जर्मेनियम अगर सेम ग्रुप में लाइक करता है तो इसके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी नाइस। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इस वजह से हम इस तरह के एटम्स को कहते हैं टेट्रावैलेंट एटम्स। यानी कि बच्चा, इनके पास कैपेबिलिटी है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी इस वैलेंस शेल में अकोमोडेट करने की। ठीक है ना बच्चा? तो इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेबिलिटी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। राइट, तो हम देखेंगे जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें कि कोई भी और टाइप की इंप्योरिटी नहीं होती है, इसमें जो है ना बच्चा, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स है किस अरेंजमेंट में होते हैं और इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह का होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक सिलिकॉन एटम पर। तो एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस बैंड पे फोकस करना है, क्योंकि वही कंडक्शन में पार्ट लेंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में भी पार्ट ले सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स इसको इंसुलेटर भी ट्रीट करवा सकते हैं। राइट, तो बच्चा, सिलिकॉन का जो एटम है इसके पास है 4, यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, इसके पास है कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा, अगर इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये टेट्रावैलेंट है, इसके पास कैपेबिलिटी है कितने? 4 बॉन्ड्स बनाने की। ठीक है ना? तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में देगा। तो ये कौन से बॉन्ड्स बनाएगा? ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, तो देखिए, जब दो सिलिकॉन के एटम्स आपस में क्लोज आ जाते हैं तो ये वाला सिलिकॉन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला सिलिकॉन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, इस पे बिल्कुल इसका भी 50% हक होता है, इसका भी 50% हक होता है। इस तरह के बॉन्ड को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास 2 सिलिकॉन के एटम्स नहीं है, हमारे पास है सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। जिस तरह से कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन का स्ट्रक्चर जिस तरह होता है, बिल्कुल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर उसी तरह होगा। तो यहां पर आप गौर से देखिए बच्चा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है सिलिकॉन का एटम, ये इसके बगल में एक और सिलिकॉन का एटम, ये एक और सिलिकॉन का एटम, ये भी सिलिकॉन का एटम। ये सारे सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे के साथ
चार चार, हर एक सिलिकॉन एटम को कितने सिलिकॉन एटम सराउंड किए हुए? चार चार सिलिकॉन एटम सराउंड किए हुए हैं, राइट। तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चार चार के साथ, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस सिलिकॉन एटम पे फोकस करेंगे, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से ये लाइक करता है एक सिलिकॉन। ये सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और मैंने बोला ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो ये सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स का बना होगा, इसमें किसी और एटम की गुंजाइश नहीं है, किसी और इंप्यूरिटी की गुंजाइश नहीं है, यह प्योरली सिर्फ सिलिकॉन एटम्स का बना होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चा, राइट। तो इसको अगर हम लेंगे 0 केल्विन पे, ख्याल रखना, अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेंगे 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे क्या होता है बच्चा? आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। 0 केल्विन पे क्या होगा बेटा? जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। किस पे बेटा? 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम इसी सिलिकॉन क्रिस्टल को 0 केल्विन पे लेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाएंगे? बॉन्ड्स में पाए जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में पाए जाएंगे। अगर हम इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, यहां पर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चा, ये हमारे पास जो लोअर बैंड होता है, ये कौन सा बैंड होता है? ये वैलेंस बैंड होता है। और इसके ऊपर वाला जो बैंड होता है बच्चा, वो हमारा क्या होता है? इसके ऊपर वाला बैंड जो होता है बच्चा, वो हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखिएगा, देखिए बच्चा, 0 केल्विन पे ट्रीट कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे? ये अगर हमारा वैलेंस बैंड है, ये अगर वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर वाला बैंड कौन सा बैंड है? वो बच्चा कंडक्शन बैंड है। याद करो लास्ट लेक्चर मैंने बोला था वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं? सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करेगी वैलेंस बैंड में, और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी उनकी एनर्जी लाई करेगी किसमें? कंडक्शन बैंड में। अब इस क्रिस्टल को अगर 0 केल्विन पे ट्रीट कर रहे हैं, 0 केल्विन पे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है? सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड में प्रेजेंट है। एक सिलिकॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहां लाई करेगी? अरे सारे एनर्जी, सारी के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करेगी वैलेंस बैंड में। और इस स्टेट में, इस 0 केल्विन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो कंडक्शन बैंड है बच्चा, वो एम्प्टी पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं। और इस टाइम बॉन्ड्स जो है ना बड़े ही स्ट्रांग है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, राइट माय डियर। तो बेटा देखिए, एम्प्टी कंडक्शन बैंड मतलब ये 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करेगा? अरे ये तो बिल्कुल इस तरह से आ रहा है जिस तरह से हमारे पास इंसुलेटर्स का आता था। तो 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एज ए प्योर इंसुलेटर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा जाए तो ये 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करेगा? प्योर इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे। अब तो हम सेमीकंडक्टर्स को सिर्फ 0 केल्विन पे तो ऑपरेट नहीं करते हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। हम इसको रूम टेम्परेचर्स पे और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करते हैं। चलिए इसको ले जाते हैं ऐसे टेम्परेचर पे जो 0 केल्विन से ज्यादा है, ठीक है ना। अब वो 0 केल्विन टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चा? देखिए, जब 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो ये जो मटेरियल है, ये जो क्रिस्टल है, ये हीट एब्जॉर्ब स्टार्ट करने करेगा। वो हीट असल में कौन एब्जॉर्ब करेंगे? वो हीट असल में एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उनके पास थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी और उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? जब वो एनर्जी ज्यादा एक्वायर करेगी, अभी तक अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर था, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल के क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा बच्चा? वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एक्वायर किया, एनर्जी को एक्वायर करके ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और फ्री हो गया, ठीक है ना।
बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो गया बच्चा, फ्री हो गया। ये सिलिकॉन की एटम्स है, ये सिलिकॉन की एटम्स है। और बच्चा देखिए, ये खाली यहां पे फ्री नहीं होगा, कहीं और भी क्रिस्टल में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसने भी एनर्जी एक्वायर की और वो भी क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। कहीं और पे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसने भी एनर्जी एक्वायर की, वो भी बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये किसकी वजह से हो गया, चलिए लिख के रखते हैं। ये जो हो गया तो ये बच्चा हो गया किसकी वजह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया किसकी वजह से, ध्यान से, ड्यू टू टेम्परेचर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अगर बॉन्ड को देखा जाए बच्चा, अगर बॉन्ड को देखा जाए तो बॉन्ड में क्या हो गया, यहां पर रह गई एम्प्टीनेस, यहां पे रह गई एक डेफिशिएंसी। और उस डेफिशिएंसी को क्या कहा जाता है, चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर हम इसको कहते हैं, यहां पर रह गई डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी, यहां पर डेफिशिएंसी रह गई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। यहां पर क्या रह गई बच्चा, डेफिशिएंसी रह गई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। तो चलिए अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम स्टडी करेंगे तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे आएगा। अभी तक 0 केल्विन पे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस वाले बैंड में थे, वैलेंस बैंड में। इसके ऊपर वाला बैंड कौन सा है बच्चा, कंडक्शन बैंड है। तो बच्चा क्या होगा, जैसे इसने हीट एक्वायर की तो इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ने क्या की, एनर्जी एक्वायर की। मान के चलो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर की और ये कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर की और ये कहां पे पहुंचा, कंडक्शन बैंड में। तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और वो किसमें है, उनकी एनर्जी लाई करेगी कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना बेटा। लेकिन क्या मसला है, अब जो पीछे बचा, अब जो पीछे बचा वो क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं है, यहां पर तो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या नाम दिया है, सेमीकंडक्टर में इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक अलग नाम देते हैं। और याद रखिएगा इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं बच्चा, होल कहते हैं। इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं। चले मैं उसको H से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे रह गया होल, इससे पहले इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहां पे क्या बचा बच्चा, यहां पर होल बच गया। अब ये होल होता क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्या था, एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हमने अबव 0 केल्विन टेंपरेचर पे लिया। टेंपरेचर एक्वायर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से फ्री हो गए, बॉन्ड से फ्री होने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जहां पर वो ऑलरेडी थे वो जो इलेक्ट्रॉन वो जो थे वहां पे रह गई डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब और एक फिनोमेनन होता है, देखिए बच्चा, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बगल में जो इलेक्ट्रॉन है जो कि किसमें है, बॉन्ड में फंसा हुआ है, वो बड़ी आसानी से यहां से जंप करके कहां चला जाता है, इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए जाता है। इसी तरह से यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगी, बगल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से जंप करके किसको फिल कर रहा है, इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये इसको फिल कर सकता है और इसी टेंपरेचर पे कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक जैसा है, तो जितनी एनर्जी इसको यहां पर रहने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी इसको यहां पर भी रहने के लिए चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट है, तो इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहां से यहां तक ट्रांसफर करने के लिए। तो ये चीजें इस टेंपरेचर पे बड़ी आसानी से हो सकती है। तो क्या हो रहा है, ओवरऑल यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और पीछे वो क्या छोड़ रहे हैं, होल्स छोड़ रहे हैं, और वो होल्स जो है ना मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी तक होल यहां था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो होल यहां बन गया। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के यहां शिफ्ट हो जाएगा तो होल यहां बन गया, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ होल्स जैसा हो रहा है यहां पे, राइट। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ होल्स इन ए सेमीकंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बच्चा, कंसेप्ट ऑफ होल्स इन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो देखिए बेटा, अभी तक हमारे पास यहां पर सिलिकॉन के एटम्स थे, जैसे हमने इसको अबव 0 केल्विन टेंपरेचर पे लिया तो क्या हो गया, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो एमिट हो गया और वो क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, बॉन्ड से बाहर निकल गया। मैंने बोला यहां पे जो बचा उसको हम कहते हैं होल। वो क्या कहते हैं बेटा, होल कहते हैं। तो याद रखना, जो होल होता है, जो होल होता है, इट्स ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इट्स ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और असल में क्या होता है, अभी मैंने बताया
होल इज नथिंग बट इट्स डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। होल इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा। अब देखिए बच्चा, इस यहां पर कंडक्टिविटी को आसानी से समझने के लिए हम जो इन होल्स को है ना, होल्स को हम ट्रीट करते हैं एज पार्टिकल्स। हालांकि ये पार्टिकल्स नहीं है, दे आर ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट इज डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बट कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम इन होल्स को ट्रीट करते हैं एज पार्टिकल्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अगर हम होल्स को ट्रीट करेंगे पार्टिकल्स, इनके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इनको कहते हैं। तो इनके पास चार्ज होता है प्लस ई का, इनके पास चार्ज होता है बेटा प्लस ई का। वेरी नाइस। अब देखिए बच्चा, इस पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हमारे पास कितने चार्ज कैरियर्स हैं? हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। और कौन सा चार्ज कैरियर है? अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज कैरियर होता है। अब जो हमारे लिए दिक्कत की बात है वो है होल्स। होल्स ऐसे असल में होता क्या है, जरा समझ लीजिए इस बात को। होल्स में क्या होता है, यहां पर होल्स को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर यहां होल क्रिएट होता है तो उसको फिल करने के लिए कोई और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो होल्स एक्चुअली क्या होता है? होल्स इज मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। होल्स का मूवमेंट असल में क्या है? इट्स मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए तो उससे तो कंडक्शन होती है ना बच्चा, चार्ज मूव हो जाता है तो करंट फ्लो होती है। तो इस वजह से होल्स को भी ट्रीट किया जाता है एज चार्ज कैरियर्स। और यही चीज सेमीकंडक्टर को डिफरेंट बनाती है बाकी कंडक्टर्स से। कंडक्टर्स में हमारे पास चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो देखिए बच्चा, पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हमारे पास 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स आ गए। एक तो आगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या आ गए बच्चा? होल्स। ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि होल्स हैं, इनको हम सीधे क्या करेंगे, हम डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के केस में नहीं लेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि यहां से यहां तक एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, हम बोलेंगे एक होल मूव कर गया। कहां से? यहां से यहां तक एक होल ने मूवमेंट कराया है। ठीक है ना, उससे आसानी होती है समझने में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या लेंगे? दोनों लेंगे पार्ट इन द कंडक्शन। दोनों लेंगे पार्ट इन द कंडक्शन। ठीक है बेटा, समझिए इस बात को। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो फ्री है, उनका मास भी कम है, होल्स का मास भी ज्यादा है। तो देखिए बच्चा, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। अब इस पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को देखा जाए तो यहां पर मैं दिखाता हूं बच्चा, बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। इस पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को अगर यहां देखा जाए तो इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हमारे पास 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं। एक तो हमारे पास होल्स हैं, और दूसरा हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है बेटा? एक तो होल्स है और है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इस सेमीकंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी इस तरह से, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ, मैंने बोला होल्स का जो चार्ज है ना, इसको ट्रीट कर लो एज पॉजिटिव, प्लस ई। अब प्लस ई होने की वजह से ये मूवमेंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब करंट किस डायरेक्शन में होगी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। देखिए बच्चा, अब अगर होल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है, करंट की भी वही डायरेक्शन होती है। दिस इज द करंट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये है करंट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेट करंट है एक सेमीकंडक्टर में, वो किसके बराबर होगी? दोनों की डायरेक्शन एक है, तो इट विल बी करंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, देखिए
अब हमने जो सेमीकंडक्टर यहां पे डिस्कस किया वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, यहां पर हमारे पास कितने चार्ज कैरियर्स हैं? 2 चार्ज कैरियर्स हैं। हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास होल्स हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। और बच्चा ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये होल जो है, ये दोनों किसकी वजह से जनरेट हो गए? ये दोनों हो गए टेम्परेचर की वजह से जनरेट। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब तक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कोई होल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड्स में प्रेजेंट है, तो होल्स तो एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तभी तो पीछे होल छोड़ेगा ना, और जब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तभी तो पीछे होल छोड़ेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब तक होल्स, यानी कि तब तक होल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब तक कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर ना निकल जाए, जब तक कोई बॉन्ड डेफिसिट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्लियर है बेटा? वेरी नाइस। तो देखिए बच्चा, क्या हम क्लियरली ये चीज बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, और उसी को हम यहां पर कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जिसको हम दिखाते हैं NIC। क्या कहते हैं बच्चा? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो अगर आपको देखना है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बड़ा ही आसान है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इन, होल्स हमेशा लाई करते हैं वैलेंस बैंड में, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, राइट। तो देखिए, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या बनाएंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम। ये इसका वैलेंस बैंड है, इसका ऊपर वाला बैंड कौन सा है? कंडक्शन बैंड है। ये रहा, ये इसका है वैलेंस बैंड, और ये इसका कंडक्शन बैंड। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही यहां पर क्या होंगे? होल्स होंगे। और यहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बच्चा, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कौन है? वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। अरे सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं टूट गए ना, कोई ना कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के कहां चला जाता है? फ्री हो जाता है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फ्री हो जाता है वो पीछे क्या छोड़ देता है? होल्स छोड़ देता है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पीछे छोड़ देता है होल्स। दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ free electrons will always be equal to the number of holes in a pure intrinsic semiconductor या pure semiconductor में, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसकी वजह से जनरेट होते हैं? टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं। जितने जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जितने जितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पीछे डेफिशिएंसी ऑफ फ्री बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसी को हम होल का नाम देते हैं। तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के पीछे एक होल छूटेगा, राइट। तो वो होगा किसमें बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की। अब बच्चा, ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी देखेंगे, बड़ा ही आसान है। ये डिपेंड किस तरह से करता है? किस पे बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो पहला वाला देखते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कैसे करता है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है। ओके बेटा, तो NI इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन किस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है? तो समझिए, डेल्टा EG से समझिए, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप जो है ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की। हमने देखा था सिलिकॉन की एनर्जी बैंड गैप अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रिक एनर्जी बैंड गैप सिर्फ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। डेल्टा EG जितना कम होगा, ठीक है ना, या डेल्टा EG जितना ज्यादा होगा,
ये बेटा किस पे डिपेंड करेगा? मैंने बोला ना ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो ये दोनों चीजें किस में होगी? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा होगा जिसमें डेल्टा Eg कम होगा, कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा होगा जिसमें डेल्टा Eg थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब है क्या बच्चा? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ होल्स है। अरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते किसकी वजह से है? टेम्परेचर की वजह से। लेकिन टेम्परेचर जब सफिशिएंट एनफ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके कहां आ जाए? वैलेंस कंडक्शन बैंड में आ जाए, तभी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अरे अगर ये एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी इसको, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, तब ये यहां पे पहुंचने के काबिल ही नहीं है, राइट? ये बॉन्ड से नहीं निकलेगा। तो बेटा डेल्टा Eg जितना कम होगा, सेम टेम्परेचर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं क्योंकि एनर्जी बैंड गैप कम है, एनर्जी बैंड गैप कम है। और डेल्टा Eg अगर ज्यादा होगा, सेम टेम्परेचर पे कम ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं, क्योंकि इनको ठीक ठाक एनर्जी चाहिए, ठीक ठाक एनर्जी बैंड गैप है यहां से लेकर यहां पहुंचने के लिए। तो बच्चा हम क्या कहेंगे? डेल्टा Eg मटेरियल पे डिपेंड करता है, और डेल्टा Eg जिस मटेरियल का जितना कम होगा उसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सेम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसका डेल्टा Eg ज्यादा होगा उसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सेम टेम्परेचर पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ठीक ठाक एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैंड को पार करने के लिए, राइट? तो बेटा अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसी है? बड़ा ही आसान है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसी है? दूसरा वाला डिपेंडेंसी हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। दूसरी वाली डिपेंडेंसी भी हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बड़ी आसान है बच्चा, बड़ी आसान है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, अरे जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतने ज्यादा चांसेस है डेल्टा Eg को क्रॉस करने की, उतने ज्यादा चांसेस डेल्टा Eg को क्रॉस करने के, उतने ज्यादा चांसेस बॉन्ड ब्रेक करने के, उतने ज्यादा चांसेस कहां होने के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बनने के चांसेस है कितने? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के चांसेस है तो बच्चा क्लियर है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे एक दो क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक यहां पे अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी of semiconductors। टेम्परेचर की वजह से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे किस तरह से इफेक्ट आता है। अरे हमने खुद देखा जब 0 केल्विन टेम्परेचर था तो जो ये सेमीकंडक्टर था इसने बिहेव किया था एज इंसुलेटर, और जितना जितना टेम्परेचर में राइज आया, जितना जितना टेम्परेचर में राइज आया, शाबाश, बड़ा ही आसान है, जितना जितना टेम्परेचर में राइज आया इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा हो गई, और जितनी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ गई इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उतना इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उतना बढ़ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चा? अरे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है दैट्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट? चलिए उसको उस बहस में नहीं जाते हैं अभी। तो जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टर्स का रिवर्स केस है, कंडक्टर्स में क्या होता है? जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, उतना कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स की घट जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहां पे देखते हैं दो क्वेश्चंस। टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम करंट एज बिफोर, हाउ द वैल्यू ऑफ आर शुड बी चेंज्ड। यहां पर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है,
इस सर्किट में एक सोर्स है बैटरी, एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए, यहां पर एक रियोस्टेट है वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हैं, और यहां पर लगा हुआ है एक सेमीकंडक्टर। क्लियर बेटा? तो हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है अगर हम इस सेमीकंडक्टर को यहां से हीट सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चा? हीट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, हीट प्रोवाइड करने से पहले समझिए क्वेश्चन को। यहां से कोई करंट जा रही होगी आई, राइट? तो अगर आप यहां पर सेमीकंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस लेंगे हम RS, तो V इक्वल्स टू I टाइम्स R। अब बच्चा सेमीकंडक्टर पे तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहे हैं। उस टेम्परेचर पे V इक्वल टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो उस टाइम पे जो ये करंट I है, इनिशियल करंट V हम सप्लाई दे रहे हैं, वो तो फिक्स है, अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हमारी करंट बन जाएगी। और ये हमारी करंट का कौन सा वैल्यू होगा बच्चा? ये हमारी करंट का होगा इनिशियल वैल्यू। लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि हमने इस सेमीकंडक्टर को प्रोवाइड की कुछ हीट, इसको हमने हीट अप किया। जितना जितना हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा। जितना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बताइए बच्चा, अभी बोला जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शाबाश, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, उतनी इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, हमें बोला गया है अगर हमें सेम करंट को मेंटेन करना है जो पहले थी, सेम करंट को मेंटेन करना है, इस वेरिएबल रेजिस्टर को, ये रेजिस्टेंस को किस तरह से चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर तो रेजिस्टेंस चेंज हो गई, उसकी वजह से वेरिएशन ऑफ करंट आ जाएगी। लेकिन इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए, सेम करंट को मेंटेन करने के लिए, इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे? तो बच्चा बड़ा ही आसान है, इसको देखिए, ये चीज कांस्टेंट है, तो I इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस R प्लस RS। तो अगर हम R प्लस RS का वैल्यू क्या रखेंगे? हमें इसी को रखना है कांस्टेंट, जो पहले था वही फिर से लाना है। तो बच्चा अगर RS का वैल्यू डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से कांस्टेंट रखने के लिए R का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें R के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए? सेम करंट को मेंटेन करने के लिए इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है। चूंकि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई और करंट में क्या आ रही थी? वेरिएशन आ रही थी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, X और Y। हमें इतना दिया गया है कि इनमें से एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। बड़ा ही आसान सा हलकट सा सवाल है। देखिए बच्चा क्या दिया गया है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ X और रेजिस्टेंस ऑफ Y मटेरियल के साथ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ X डिक्रीजेस। जो X वाला मटेरियल है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई और रेजिस्टेंस ऑफ Y हैज इंक्रीज्ड। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर है? अरे भैया आसानी से बताएंगे, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर जो है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो बच्चा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो गई, तो X क्या है? वो ये तो कुछ नहीं है, बल्कि ये तो सेमीकंडक्टर है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो Y क्या है बच्चा? Y है कंडक्टर। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहां पे कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।